नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका के लिए डेवलप किए जाने वाले एक नए स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को लेकर है। दोस्तों, अभी एक बहुत ही बड़ी खबर डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सामने आ रही है, जो कि भारत के 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स सभी साथ मिलकर एक स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल पर काम कर रहे हैं, जिसको स्पेशली एमका फाइटर जेट में इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि इसकी इंटरनल वेपन स्टेशन में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट पर वेपन को कैरी करने से एमका की या फिर किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का स्टेल्थ प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। इसी वजह से इसकी इंटरनल वेपन स्टेशन में ही फिट होने लायक एक क्रूज मिसाइल को भी डेवलप करने का प्लान किया गया है। ये मिसाइल एक सबसोनिक मिसाइल होने वाली है, जिसे प्रिसिशन स्ट्राइक रोल के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिसका मेन प्रायोरिटी कॉम्पैक्टनेस और लो रडार विजिबिलिटी होने वाली है, जो कि डीप पेनिट्रेशन मिशन में एनिमी डिफेंस को बाईपास करने के लिए बहुत ही जरूरी स्टेप होने वाली है। अब एमका के इंटरनल वेपन स्टेशन में 6 एयर टू एयर मिसाइल को कैरी किया जा सकता है। इसके अलावा अभी इसमें 2 हेवी स्टैंडर्ड वेपन को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन एमका के इंटरनल वेपन स्टेशन काफी छोटा होने वाला, यानी कि लेंथ में काफी छोटा होने वाला, जिस वजह से इस नए मिसाइल को अभी स्पेशली छोटा और स्टेल्थी बनाने का फैसला किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल को हमारी निर्भय मिसाइल या एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल प्रोग्राम से ही डिराइव किया जाने वाला है, जो कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का एक डाउनग्रेडेड वेरिएंट होने वाला है और इसका रेंज करीब 500 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर के बीच होने वाली है। डीआरडीओ की इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल का आरसीएस 0.01 मीटर स्क्वायर से भी कम होने वाला है और ये 50 से 100 फीट की एल्टीट्यूड में क्रूज करने वाला है, जिस वजह से इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल बनने वाला है। इसके अलावा अभी इस मिसाइल में खुद की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी मौजूद होने वाले, जो कि दुश्मन की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम को भी काउंटर कर सकता है और इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल को डिफीट करने के लिए चैफ का भी इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक किए गए सिमुलेशन में हेवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट के अंदर भी इस मिसाइल की प्रोबेबिलिटी 90% के आसपास पाया गया और इसे खास करके अभी चाइना की HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को काउंटर करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के नेक्स्ट जनरेशन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। दोस्तों, रिसेंट बॉर्डर टेंशन और ड्रोन वॉरफेयर के बदलते नेचर को देखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से एक नए टाइप की एयर डिफेंस सोल्यूशन की तलाश किया जा रहा है और इस बीच अभी जर्मनी की स्काई शील्ड एयर डिफेंस सिस्टम भारत की लिस्ट में टॉप कंटेंडर के रूप में सामने आ रहा है। ये सिस्टम खास तौर पर स्वार्म ड्रोन, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि फाइटर जेट को भी 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर एंगेज कर सकता है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पाकिस्तान की तरफ से लगभग 300 से 600 के आसपास ड्रोन को लॉन्च किया गया था, जिसमें ज्यादातर टर्किश ऑरिजिन कैमिकाजी ड्रोन, लॉटरिंग मुनिशन या फिर सर्वेलेंस वे भी शामिल थे। भारत की तरफ से इन ड्रोन को मोस्टली अपनी अपग्रेड किए गए L-70 गन और ZU-23 जैसे एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल करके टारगेट किया गया था, लेकिन मैनुअल एमिंग और स्लो लोडिंग प्रोसेस की वजह से आर्मी की तरफ से एक फुली ऑटोमेटिक सिस्टम को अपने सर्विस में शामिल अभी एक बैटल प्रूवन सिस्टम बन चुका है। अब पहले भारत की तरफ से रेन मेटल को बैन कर दिया गया था, लेकिन रिसेंटली इस बैन को हटा दिया गया, जिस वजह से अब इनको भारत भी एक्वायर कर सकता है। इनिशियली इससे 50 से 100 गन को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह नंबर 200 से ज्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा ही भारत में मैन्युफैक्चर करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के न्यूक्लियर एनर्जी बैकअप प्लान को लेकर है। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और फ्यूचर रेडी स्टेप को लेने का फैसला किया जा रहा है, जहां पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से डेवलप किए गए कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर को हमारे नेवल बेस पर डिप्लॉय करने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये रिएक्टर कोई बड़े पावर प्लांट जैसे नहीं होने वाले, बल्कि एक ट्रेलर साइज की स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होने वाले, जिसे इमरजेंसी के टाइम पर बिना किसी डिले के ही नेवल ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। अभी जो हम डीजल बैकअप सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी लिमिटेशन बहुत ही क्लियर हो चुका है, खास करके अंडमान और निकोबार जैसे आइलैंड में या उन लोकेशन पर जहां पर एनिमी स्ट्राइक, साइबर अटैक या नेचुरल डिजास्टर का खतरा बना रहता है, या फिर किसी भी कारण की वजह से अगर हमारा मेन पावर ग्रिड खराब हो जाता है, तो वहां पर पोर्टेबल बैकअप पावर की काफी जरूरत पड़ने वाली है। डीजल जनरेटर यहाँ पे तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है, जो कि ऐसे कंडीशन के लिए परफेक्ट होता है, लेकिन हाई पावर डिमांड, फ्यूल लॉजिस्टिक और लॉन्ग एंडोरेंस ऑपरेशन के मामले में ये सस्टेन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से नेवी की तरफ सभी स्मॉल साइज की कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपनी बैकअप पावर के तौर पर अडॉप्ट करने का प्लान किया जा रहा है।
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से भी एक प्लग एंड प्ले टाइप की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, जहां पर एक कॉम्पैक्ट यूनिट पहले से ही फैक्ट्री असेंबल होने वाला है, जिसको नेवल बेस पर लाने के बाद सिर्फ कनेक्शन सेटअप करने की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके बाद इनको तुरंत इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जा सकता है। ये रिएक्टर 5 मेगावाट से लेकर 200 मेगावाट तक की पावर को डिलीवर करने में सक्षम होने वाले, जो कि अलग अलग वेरिएंट में आने वाले हैं, जिनको पावर डिमांड के हिसाब से नेवी डिप्लॉय कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी इंडियन नेवी की सबमरीन के लिए बनाई गई रिएक्टर की टेक्नोलॉजी को बेस करके डेवलप किया जाने वाला है और कुल मिलाकर नेवी की तरफ से भी न्यूक्लियर पावर डिजिटल जनरेटर्स को डीजल जनरेटर को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट HAL के तेजस फाइटर जेट को लेकर और अभी हम इसकी फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की सारंग हेलीकॉप्टर टीम और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम दुनिया भर में अपने शो के लिए जाना जाता है, लेकिन जब भी हम तेजस की बात करते हैं तब कॉकपिट के अंदर इंडियन एयरफोर्स के पायलट मौजूद होते हैं। दुनिया भर के लगभग सभी सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो ज्यादातर एयरक्राफ्ट का एक डेडिकेटेड डिस्प्ले विंग मौजूद होता है, जिनका प्राइमरी टास्क सिर्फ डिफरेंट एयर शो में जाके पार्टिसिपेट करना होता है और एरोबेटिक मैन्यूवर को परफॉर्म करना होता है। लेकिन अभी अगर हम तेजस की बात करेंगे तो तेजस के लिए हमारे पास कोई भी डेडिकेटेड डेमो टीम मौजूद नहीं है, जिस वजह से आज भी जब किसी एयर शो में तेजस को पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जाता है, वहां पर इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन यूनिट में से 102 यूनिट को भेजना पड़ता है, जिससे डायरेक्टली इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्ट्रेंथ के ऊपर असर पड़ता है। अभी जो हादसा हुआ था इसमें इंडियन एयरफोर्स को बोथ पायलट और एक एयरक्राफ्ट को खोना पड़ा है। इस वजह से अभी पूरे डिफेंस सर्कल में तेजस को लेकर डेडिकेटेड डेमो यूनिट को तैयार करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसका डायरेक्ट कंट्रोल HAL के हाथ में होने वाला है। अब देखा जाए तो तेजस HAL का एक प्रोडक्ट है और किसी भी एयर शो में पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कि HAL को खुद अपने एयरक्राफ्ट का प्रमोशन करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए काम इंडियन एयरफोर्स को करना पड़ा है, जो कि टेक्निकली गलत भी होने वाला है, क्योंकि अभी जो एयरक्राफ्ट का लॉस हुआ है HAL इंडियन एयरफोर्स को इसका रिप्लेसमेंट नहीं देने वाला है। बाकी पायलट को तो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स का हो या फिर HAL का कोई टेस्ट पायलट हो, लेकिन एक सेपरेट डेमो टीम का होना तेजस की प्रमोशन के लिए सबसे बड़ी सुइटेबल ऑप्शन होने वाली, जिससे इंडियन एयरफोर्स की फाइटर की स्ट्रेंथ को कम किए बिना या हैम्पर किए बिना ही तेजस को डिफरेंट एयरशो में पिच करना आसान होने वाला है और इसका पूरा दायित्व HAL को लेना चाहिए। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के टैंकर फ्लीट को लेकर है। दोस्तों, पहली बार अभी बोइंग की KC-135 स्ट्रेटो टैंकर इंडियन मार्किंग के साथ हिंडन या एगर एयरफोर्स स्टेशन से ऑपरेट करने वाली है। अब सबको मैंने एक दिन पहले बताया था कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यूनाइटेड स्टेट बेस एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी मेट्रिया की तरफ से KC-135 टैंकर को वेट लीज पर लिया गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को एरियल रिफिलिंग में मदद करने वाली है, जिसमें इस एयरक्राफ्ट की कंप्लीट सर्विस और मेंटेनेंस को मेट्रिया की तरफ से ही किया जाने वाला और कंडीशन के मुताबिक मेट्रिया की तरफ से हर महीने इंडियन एयरफोर्स को 100 घंटे की फ्लाइट को प्रोवाइड किया जाने वाला है। लेकिन अभी खास बात यह कि इस एयरक्राफ्ट को हम कॉम्बैट सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि अगर हमारा पाकिस्तान के साथ अभी जंग होना स्टार्ट हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मेट्रिया की मैनेजमेंट के साथ हमारा जो मल्टी ईयर का वेट लीज एग्रीमेंट साइन किया गया है उसमें एक स्ट्रिक्ट क्लॉज रखा गया कि इस एयरक्राफ्ट की क्रू और मेंटेनेंस का पूरा कंट्रोल यूनाइटेड स्टेट बेस कंपनी के हाथ में होने वाला है, लेकिन सिर्फ इस एयरक्राफ्ट को पीस टाइम ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जैसे ही वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होता है तो ऐसे कंडीशन में टैंकर हमारे पास होते हुए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये कंडीशन थोड़ा गलत लग सकता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। अभी हमारे पास 6 IL-78 MKI टैंकर मौजूद है और इंडियन एयरफोर्स अभी एक तरीके से इस लीजिंग के जरिए अपनी खुद की टैंकर की सर्विस लाइफ को बचाने का काम कर रही है, यानी कि अभी हम लीज पर लिए गए एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने वाले हैं और एक तरीके से हमारे खुद के एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ को सेव कर रहे हैं, जिसे सिर्फ वॉर लाइक कंडीशन में डिप्लॉय किया जाने वाला है और इससे हमारी लॉजिस्टिक बर्डन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होने वाला है। और सेम टाइम पर अभी एडिशनल 6 एरियल टैंकर को भी खरीदने की प्लान किया जा रहा है, जो कि IL-78 MKI टैंकर को कॉम्प्लीमेंट करने वाला है और ये वेट लीज कॉन्ट्रैक्ट बस एक शॉर्ट टर्म का सोल्यूशन होने वाला है, जिससे हमारे मॉडर्न टैंकर की ऑपरेशनल होने तक इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।